इस रात खेतों में पानी देने की बारी टीपू हारी की थी, इसलिए वो चांदनी रात में तेज तेज कदम उठाता हुआ वडेरा अली नवाज की जमीनों की तरफ जा रहा था। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी है जो इसके पीछे चला आ रहा है। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। अभी मुश्किल से चंद ही कदम आगे बढ़ाए थे कि किसी औरत की हंसने की आवाज आई। चांदनी रात में औरत की हंसने की आवाज ने एक बार फिर इसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। टीपू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। दूर दूर तक वहां कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। शायद मेरे कान बज रहे हैं, टीपू ने अपने दिल को तसल्ली दी। और फिर अचानक ऐसा मंजर सामने आया कि वो दम बखुद रह गया। कुछ फासले पर खड़ी नीलो शोला बार आंखों से इसे देख रही थी। नीलो को अपने सामने देखकर खौफ और दहशत से इसका दम खुश्क होने लगा। इसे अपनी आंखों पर हैरत हो रही थी। इस हकीकत को इसे तस्लीम करना पड़ रहा था कि वो नीलो ही है, वही नीलो जिसके बारे में गांव के लोगों का कहना था कि वो एक चुड़ैल है और रात के वक्त कब्रिस्तान में जाकर मुर्दा बच्चों के कलेजे खाती है। भूले भटके मुसाफिरों को धोखा देकर इनका खून पी जाती है। इसे ऐसा करता देखा किसी ने नहीं था, लेकिन ये सब बातें नीलो के बारे में मशहूर थीं। नीलो का शौहर कलीम जिस्मानी लिहाज से कमजोर था, दवाओं पर इसका गुजारा था। गांव वालों को कलीम की बीमारी पर भी शक था कि वो बीमार नहीं बल्कि नीलो इसका रात में खून पीती है, तभी इसकी सेहत अच्छी रहने के बजाय खराब रहने लगी है। इस तरह की बातें जब कलीम तक पहुंची थीं, वो गुस्से में भर कर इन लोगों से लड़ने लगता था। इसलिए गांव वाले कलीम के सामने इस तरह की बातें करने से एहतियात बरतने लगे और इसकी गैर मौजूदगी में खुलकर इसकी बीवी की बुराइयां करते थे। बाज लोग नीलो की बुराई करने में इस कदर आगे निकल जाते थे कि झूठे और फर्जी किस्से घड़ लेते और मजे ले लेकर सुनाते। दानिश कहता, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा था कि नीलो एक मुर्दा बच्चे का कलेजा चबा रही थी। इसका मुंह खून में लथड़ा हुआ था। हाँ, मैंने भी एक बार नीलो को एक मुसाफिर को रात में फिसलाकर खेतों में ले जाकर खून पीते देखा था। फयाज कहता, गर्ज हर शख्स नीलो को चुड़ैल साबित करने के लिए झूठे किस्से सुनाने को तैयार रहता था। इन अफराद में हारी टीपू भी था। ऐसा लगता था जैसे इनकी नीलो से खानदानी जंग चल रही हो। वडेरा अली नवाज ऐसे लोगों से बहुत खुश रहता था। नीलो से इसकी क्या दुश्मनी थी, ये कोई भी नहीं जानता था। ये बात सबको पता थी कि नीलो को चुड़ैल साबित करने और झूठे किस्से सुनाने वाले पर अली नवाज की मेहरबानियां बहुत बढ़ जाती थीं। टीपू, पहचाना नहीं मैं कौन हूँ? नीलो ने कहा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। टीपू ने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। क्या सचमुच तुम नीलो को नहीं जानते? वही नीलो जिससे तुम चुड़ैल साबित करने में पेश रहते हो? नीलो ने जोरदार कहका लगाया। वो बुरी तरह सहम गया। वो नीलो को किस तरह से भुला सकता था? इसे अच्छी तरह याद था कि किस तरह इसने वडेरा अली नवाज के कहने में आकर नीलो को लोगों के साथ मिलकर जलाकर भस्म कर दिया था। वो चीखती रही, इल्तिजा करती रही कि मुझे मत जलाओ, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। लेकिन किसी ने भी इसकी एक न सुनी। जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर इसे आग लगा दी। माचिस की तीली जलाने वाला हारी टीपू था। अली नवाज ने टीपू से खुश होकर पूरे 25,000 रुपए की रकम इसे खामोशी से दे दी थी। टीपू के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतने मामूली काम के बदले में इसे इतने पैसे मिल जाएंगे। इसने
चुड़ैल को जलाने का काम सवाब की नियत से किया था। ये काम इतना आसान इसलिए हो गया था कि नीलो का शौहर कलीम, इसका इंतकाल बीमारी से ही हुआ था, लेकिन गांव वालों को शक था कि इसका इंतकाल बहुत ज्यादा खून पी जाने से हुआ है। नीलो के औलाद नहीं होने के सबब फसलों की देखभाल इसकी जिम्मेदारी में शामिल हो गई थी। वो रोजाना ही खेतों की देखभाल करके अपनी जमीनों पर जाती थी। क्यों टीपू, मुझे देखकर तुम्हारा दम खुश्क हो रहा है? अभी मैंने तुम्हारा खून भी नहीं पिया, फिर भी तुम इतने परेशान हो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। टीपू बोला, क्या माफ कर दूं? तुमने मुझ पर रहम खाया था, जो मैं तुम पर रहम खाऊं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब ऐसा नहीं होगा। टीपू पर घबराहट तारी थी। टीपू, बचा ही क्या है, तुमने मार डाला। मेरा शौहर भी इस दुनिया में नहीं है। हमारी जायदाद पर वडेरे का कब्जा हो चुका है। अगर तुम मुझे जीने देते तो ऐसा ना होता। नीलो ने कहा, तुम्हारे लिए पूरे गांव में मशहूर था कि तुम एक चुड़ैल हो, इसलिए हमने ऐसा किया। टीपू ने कहा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था? नहीं। फिर क्यों तुमने एतबार किया? बोलो, जवाब दो। नीलो ने 16 बरसती आंखें इसके चेहरे पर गाड़ी हुई थी। खामोश फिजा में टीपू की चीख बुलंद हुई और फिर खामोशी छा गई। सुबह होने पर लोगों ने टीपू की लाश देखी। ऐसा लगा था कि जैसे किसी परिंदे ने बुरी तरह इसकी गर्दन को भंभोर कर रख दिया हो। खेतों से उठाकर टीपू की लाश को गांव लाए जाने पर कोहराम मच गया। घर वाले बैन कर रहे थे, जबकि पूरे गांव के लोगों के जहनों में दहशत बैठ गई थी। कुछ लोग दबे दबे लफ्जों में कह रहे थे कि ये नीलो चुड़ैल को जलाने का नतीजा है। अब इसकी रूह गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेगी, एक एक से इंतकाम लेगी। सबसे ज्यादा खौफजदा गांव का वडेरा अली नवाज था। इसने माजी में भी इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की जमीनों को हड़प गया था। अली नवाज को ये शौक था कि इसकी गांव में इतनी ज्यादा जमीनें हो कि कोई इसका मुकाबिल ना हो। इस मकसद के तहत वो किसी एक हारी को एतमाद में लेकर, जिसकी जमीन हथियानी होती थी, उसकी बीवी के बारे में अफवाह फैला देता था कि वो चुड़ैल है और रातों में लोगों का खून पीती है। कब्रिस्तानों से मुर्दा बच्चों के दिल और कलेजे निकाल कर खा जाती है। इस तरह वडेरे ने बेशुमार लोगों की जमीनें हथिया ली थी, लेकिन कभी ऐसा वाकया गांव में पेश नहीं आया था। कई दिन तक फिर कोई वारदात ना होने पर गांव वालों को सुकून मिला था और इन्होंने डरना छोड़ दिया था। वडेरे ने भी सुकून का सांस लिया था, वरना इसने सोच लिया था कि वो शहर जाकर किसी आमिल से मदद हासिल करेगा। एक सुबह वडेरा सोकर उठा तो इसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे इसके सरहाने कोई खड़ा है। इसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इसने अपना वहम जानकर बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाया। अचानक घुंघरू बजने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बाथरूम से आ रही थी। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बाथरूम में मौजूद है। कौन है अंदर? इसने पूछा। जवाब में खामोशी रही। इसने फिर पूछा। जवाब में खामोशी ही रही। मजबूरन बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। बाथरूम में कोई नहीं था। इससे बड़ी हैरत हुई, हालांकि इसने खुद अपने कानों से घुंघरू की आवाज सुनी थी। एक रात फयाज खेतों में पानी देने की ड्यूटी करके घर को लौट रहा था। एक दरख्त के पास से गुजरते हुए कोई चीज दरख्त से इस पर गिरी। वो अगर फौरन से पीछे न हो जाता
तो वो चीज इस पर गिर जाती। फयाज ने चौंक कर इस चीज को देखा। वो कोई औरत थी। चेहरे पर बाल इस तरह बिखरे हुए थे कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत जमीन से उठकर खड़ी हुई। फयाज अभी तक हैरत से बुत बना इसे देख रहा था। जैसे ही इस औरत ने अपने चेहरे से बाल हटाए, वो नीलो थी। नीलो को देखकर फयाज को एक जबरदस्त झटका लगा। इसके वहमो गुमान में भी ना था कि इसका सामना इस तरह से हो जाएगा। फयाज, मुझे देखकर तेरा दम खुश्क हो रहा है क्या? इससे पहले तूने मुझे नहीं देखा। बोल, खामोश क्यों है? नीलो ने कहा। तुम जिंदा हो? जिंदा कैसे हो? फयाज ने कहा। जैसे तुम जिंदा हो ऐसे ही मैं जिंदा हूँ, वो जोरदार कहका लगाकर बोली। और मैं इस वक्त तक जिंदा रहूंगी जब तक वडेरा अली नवाज मर नहीं जाता। तुझे मेरा साथ देना होगा, वरना तेरा अंजाम हारी टीपू से भी ज्यादा भयानक होगा। मुझे क्या करना होगा? फयाज हकलाया। मेरी बात गौर से सुनो। वडेरा अली नवाज खूनी है। इसके जिस्म में किसी रात एक बदरू सरायत कर जाती है। वो रातों में लोगों का खून पीता है, और यही नहीं बल्कि अक्सर कब्रिस्तानों में जाकर ताज़ा कब्र खोद कर मुर्दे का कलेजा चबा जाता है। तुझे वडेरे का ये रूप लोगों को बताना होगा। मैं ये बात किस तरह से वडेरे के खिलाफ बोल सकता हूँ? मैंने इसे किसी का खून पीते नहीं देखा। फयाज ने बेबसी से कहा। तूने मुझे खून पीते देखा था? फिर तूने मुझे चुड़ैल किस तरह साबित किया था? इसी तरह से तुझे वडेरे को साबित करना होगा। वडेरे का असल रूप देखना चाहता है तो अभी और इसी वक्त वडेरे के डेरे में जाकर देख के मुंह पर इंसानी खून लगा होगा। और फिर फयाज तेज तेज भागता चला गया और वडेरे के डेरे पर जाकर ही सांस लिया। वडेरा इसी वक्त नींद से बेदार हुआ था। इसकी नजर जैसे ही खौफजदा फयाज पर पड़ी तो वो चौंका। फयाज, क्या बात है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? साईं, मुझे नीलो मिली थी, वो कह रही थी। ये कहते कहते वो रुक गया। हाँ बोल, क्या कह रहा है? साईं, आप पर इल्जाम लगा रही थी कि आप इंसानों का खून पीते हैं। वो बकवास करती है। इसमें हिम्मत है तो मेरे सामने आकर करे। वडेरा गुस्से से बोला। साईं, आपके मुंह पर खून लगा है। फयाज ने हिम्मत कर कर कह ही दिया। वडेरा ये सुनकर घबरा गया और अपना चेहरा आईने में देखा। वाकई इसके मुंह पर खून लगा हुआ था। खून देखकर वो मजीद घबरा गया और जल्दी से खून साफ किया। देख फयाज, ये इस हरामजादी नीलो की शरारत है। वो मुझे बदनाम करना चाहती है। इस बात का तू किसी से जिक्र ना करना। जी साईं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। फयाज ये कहता हुआ डेरे से लौट आया। वडेरा इसके जाने पर सोच में पड़ गया था। अब तक वो जमीन हथियाने के लिए जो हरबा इस्तेमाल करता था, वो ही हरबा अब नीलो ने भी इस्तेमाल किया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब नीलो को जिंदा जला दिया गया तो फिर वो कैसे जिंदा है। अचानक किसी औरत के जोरदार कहका लगाने पर इसने चौंक कर इधर उधर देखा। इस जगह इसके अलावा कोई भी नहीं था। फिर किसी औरत की कहकहे की आवाज इसे सुनाई दी। वडेरे ने इसे अपना वहमो ख्याल किया। दोपहर में राह चलते हुए फयाज की दानिश से मुलाकात हुई। इसने सुबह के वाक़े के बारे में तफसील से बताया, जिसे सुनकर दानिश भी दम बखुद रह गया। फयाज भाई, ये तुमने बड़ी खतरनाक बात सुना दी।
اس کا مطلب یہ ہے کہ نیلو میرے پاس بھی آئے گی۔ میں تمہیں بھی زندہ چھوڑ دوں گی، اس شرط پر کہ تمہیں بھی وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گی۔ اچانک نیلو کی آواز سنائی دینے پر دونوں پر خوف طاری ہو گیا۔ ایک جانب نیلو کھڑی انہیں گھور رہی تھی، دانش کی ہوائیاں چھوٹ گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی نیلو سے ملاقات ہو جائے گی۔ دانش، تم بڑے بہادر شخص ہو، مجھ جیسی عورت سے ڈر رہے ہو؟ تم زندہ کیسے ہو گئیں؟ دانش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وڈیرا علی نواز سے انتقام لینا ہے۔ جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتی میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دانش نے کہا۔ گاؤں والوں کو وڈیرا کی اصلیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ خونی ہے، وہ لوگوں کا رات کے اندھیرے میں خون پیتا ہے اور اپنے گناہ عورتوں پر تھوپ دیتا ہے، نیلو نے کہا۔ نیلو، جیسا تم کہو گی ہم ویسا ہی کریں گے، فیاض نے کہا۔ اور تم؟ نیلو نے غصے سے دانش کو گھورا۔ یہ کام بہت مشکل ہے، پر ہم یہ کام کریں گے کیونکہ ابھی ہمیں اس دنیا میں اور بھی رہنا ہے، دانش نے کہا۔ شاباش، تم دونوں بہت عقل مند ہو۔ جتنے بھی لوگ میری بربادی میں شامل تھے ان سے کہہ دو کہ وہ وڈیرا علی نواز کے خلاف اس طرح من گھڑت قصے گاؤں میں پھیلائیں کہ جیسے میرے بارے میں بیان کیا کرتے تھے، ورنہ انجام ہاری ٹیپو سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ نیلو نے زوردار قہقہ لگایا۔ نیلو بہن، ہم سب سے کہہ دیں گے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، فیاض نے کہا۔ ان کی یقین دہانی پر نیلو جیسے ظاہر ہوئی تھی ویسے ہی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہو جانے پر دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ نیلو جیسا چاہ رہی تھی وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے اس عمل سے وڈیرا علی نواز کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا، پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، وڈیرے کے خلاف پروپیگنڈا، تمام باتیں اس تک پہنچ ہی گئی تھیں کہ جس طرح وہ عورتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرایا کرتا تھا ویسا ہی پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ گاؤں کا ہر شخص اپنے قصوں سے وڈیرے کو خونی ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ رات کے وقت وہ سخت غصے میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کیا بات ہے، بڑے غصے میں ہو؟ نیلو کی آواز سنائی دینے پر وہ چونکا۔ اس سے کچھ فاصلے پر نیلو کھڑی تھی اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو زندہ ہے؟ وڈیرے نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تو ہی لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہے، وڈیرا علی نواز غصے سے چیخا۔ یہ سب تیری ہی شرارت ہے، تو نے ہی لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ ہاں، یہ سب میرے کہنے پر ہی ہو رہا ہے۔ تو کیا چاہتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح مجھے جلا کر مارا گیا ہے ایسے ہی تو بھی جل کر مرے، اور تجھے مارنے والے وہی ہاتھ ہوں جنہوں نے مجھے زندہ جلایا تھا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا، ضرور ہوگا، نیلو زور سے چیخی۔ تیری بھول ہے نیلو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جو ہاتھ میری طرف بڑھیں گے میں انہیں کاٹ پھینکوں گا۔ وڈیرا علی نواز، کر جا، میں دیکھتی ہوں تم ایسے کیسے کرتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے نیلو اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ وڈیرا اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ چند دن گزرنے پر گاؤں میں عجیب طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔
रात में भूले भटके से कोई मुसाफिर गांव में आ जाता, फिर सुबह में इसकी लाश ही लोगों को मिलती। मौत के डर से लोगों ने रात में निकलना ही बंद कर दिया था। एक रोज अलह सुबह गांव के लोगों ने देखा कोई शख्स एक बच्चे की कब्र में घुसा हुआ है। आहट महसूस होने पर वो तेजी से कब्र से निकला। इसे देखकर सब हैरत ज़दा रह गए। वो कोई और नहीं, वडेरा अली नवाज था। इसके मुंह पर इंसानी खून लगा था। वो सबको अपने सामने पाकर भाग खड़ा हुआ। नीलो की बात सच साबित हो चुकी थी। वडेरा अली नवाज वाकई खूनी साबित हुआ। जब ये बात वडेरे तक पहुंची तो वो हैरत ज़दा रह गया। वो रात भर अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। फिर ये किस तरह से मुमकिन था? ये जरूर नीलो की कोई चाल है। इसने मेरे रूप में ये कार्रवाई की है ताकि वो अपनी बात को सच साबित करे। इसने गुस्से से मुट्ठियां बींचते हुए कहा, मैं इसे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं कल ही शहर जाकर आमिल बाबा से मुलाकात करूंगा और नीलो की रूह को इस गांव से ही निकालकर बाहर करूंगा। ये सोचते हुए वो सोने के पलंग पर लेट गया। अचानक लोगों का शोर सुनने पर वो चारपाई से उठ बैठा। शोर करीब से करीब आता जा रहा था। वो हैरान था कि ये किस किस्म का शोर है। जब वो हवेली से बाहर निकला तो इसने देखा कि गांव के लोग हवेली की तरफ ही आ रहे थे। इनके हाथों में मशअल रोशन थी। क्या बात है? तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारी पोल खुल चुकी है। तुम ड्रैकोला हो, दानिश ने कहा। तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझसे इस लहजे में बात करो? वडेरा अली नवाज ने गुस्से से ऐसे घूरा। वडेरे अली नवाज ने इसे गुस्से से घूरा। हाँ, तुमसे इसी लहजे में हम बात करेंगे, दानिश ने कहा। वडेरा अली नवाज ने इतने लोगों को गुस्से में देखकर मामले की नजाकत को भांपते हुए कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं ड्रैकुला नहीं हूँ। ये सब नीलो चुड़ैल का चक्कर है। इसकी रूह जल जाने पर हमें तंग कर रही है। तुम इसके चक्कर में नहीं आओ। इसे जिंदा छोड़ने की बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करना, वरना ये एक एक करके गांव के हर शख्स का खून पीकर लोगों को हलाक करेगा। नीलो की आवाज गूंजी। इसकी आवाज गूंजना था कि सब मिलकर वडेरा अली नवाज पर टूट पड़े। किसी ने इस पर तेल छिड़का, किसी ने आग दहकाई। वडेरा अली नवाज इस आग में बुरी तरह से जलने लगा। कोई भी इसकी मदद को नहीं आ रहा था। हत्ता कि वडेरे के घर वाले भी हवेली से नजारा देख रहे थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वडेरा अली नवाज को बचा ले। देखते ही देखते आग ने वडेरा अली नवाज को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। दूर खड़ी नीलो मुस्कुरा रही थी। गांव के लोग इसे आसानी से देख रहे थे और फिर नीलो गायब हो गई। इस दिन के बाद फिर किसी ने नीलो को गांव में नहीं देखा। वडेरे अली नवाज की आधी से ज्यादा जमीनों पर गांव के लोगों ने कब्जा कर लिया था। जो थोड़ी बहुत जमीनें बची थीं, वो वडेरे अली नवाज के बेटों ने औने पौने दामों बेचकर शहर में जा बसे। गांव में अब कोई वडेरा नहीं बचा हुआ था जो किसी गरीब की बीवी पर चुड़ैल का इल्जाम लगाकर इसकी जमीन पर कब्जा करे और लोगों को झूठे किस्से सुनाकर परेशान करे।